हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। इस वक्त नकवी साहब तमिलनाडु के ऊटा कमंड में हैं, जिसे ऊटी भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि जरा गर्म कपड़े पहने हुए हैं नकवी साहब। दिल्ली वाले तो अब गर्मी का एहसास बाकायदा करने लगे हैं। इस आप कर्नाटक के इलेक्शंस को अपनी आंखों से देखने गए हैं, वहीं से वो तमिलनाडु गए हैं। ये उनके जर्नलिज्म के जज्बे का कमाल है कि वो इस उम्र में भी अपनी आंखों से नजदीक से चीजों को देखना, समझना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे याद है कि कई ऐसे मौके आए जिसमें बहुत से जर्नलिस्ट शायद सोचते भी नहीं है कि हम वहां जाएं जाती तौर पर, लेकिन नकवी साहब हमेशा जिंदगी भर इसी तरह की जर्नलिज्म की है। 110 मुल्कों से जो शख्स ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुका हो, उसके जर्नलिज्म के जज्बे का वाकई कमाल है। सलाम करने को दिल चाहता है इस जज्बे को। जर्नलिज्म टेबल पे बैठ के करने वाले लोग और होते हैं, जमीन पर देख के समझ करके लोगों को बताने वाले नकवी साहब जैसे ही लोग हो सकते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे, बल्कि अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूडान के हालात बहुत ही खराब हैं। यानी दो फौजी कमांडरों के बीच की लड़ाई और मुल्क की तबाही, बिल्कुल ऐसे हालात हैं। इसके अलावा बशार अल असद को, सीरिया के प्रेसिडेंट को अरब लीग में बुलाने की तैयारी है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर दमिश्क में जाकर के उनसे मिल चुके हैं। मई में वो सरबराह कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसे समिट कहा जाता है, शिखर सम्मेलन कहा जाता है। क्या कुछ है, मैं नकवी साहब से पूछना चाहूंगा। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, और जहां भी आप सफर में हो, कहीं भी हो, फिर भी आप वक्त देते हैं हमारे देखने वालों के लिए, उसके हम शुक्रगुजार हैं। नकवी साहब, एक बात बहुत ही अहम यह है कि 2011 में जब सीरिया के हालात बिगड़ने शुरू हुए थे, तभी से आप मुसलसल ये कहते रहे हैं कि बशार अल असद की सरकार नहीं गिरेगी। ऐसे वक्त में, जबकि अपने आप को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका गेट आउट वाली बात कह रहा था, लेकिन अभी तक न वो सरकार गिरी है, बल्कि अब अमेरिका के ही वो दोस्त अरब मुल्क जो उसके कहने पर उसको अलग थलग किए हुए थे, अब वो गले मिल रहे हैं। उनकी सरकार वही है। आखिर वो कौन सी वजह थी, किस वजह से आप ये बात मजबूती से कह रहे थे, जो अब तक सही साबित हुई है? शुक्रिया काजमी साहब। बात दरअसल ये है कि इराक और सीरिया, यहां दोनों के बाथ पार्टी के बनाए हुए सिस्टम्स तकरीबन एक हैं। सद्दाम हुसैन न शिया थे, न सुन्नी थे, न ईसाई थे। वो एक कॉमरेड बूत अफलाक ने जो बात, एक बात सोशलिज्म में मजहब का कोई पहलू नहीं होता था। बहरहाल फिर भी आखिर में सद्दाम हुसैन को अपने झंडे पर अल्लाह अकबर लिखना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वेस्ट ने कॉर्नर करके उसको एक इस्लामिक लीडर की तरफ धकेला। वो सुन्नी था, सिगरेट का रहने वाला था, लेकिन और उसके खिलाफ उसने काफी जुल्म किए थे शियों के ऊपर, जो कि करबला, नजफ, इन इलाकों में रहने वाले जो बसरा, इनके ऊपर। लिहाजा एक ये भी था कि जब ये हुकूमतें आएंगी, जब अमेरिका उनके ऊपर हमला करेगा, तो ये लोग शायद जागेंगे, और जागे। आयतुल्लाह सिस्तानी ने तो कहा कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है इराक के लिए, और ये कि सद्दाम हुसैन का गिरना उनके लिए बड़ा एक ऐसी एक ऐसा इवेंट था जिससे कि उनको बड़ी तस्कीन और तवक्को हुई कि आगे अब क्या होगा। सद्दाम हुसैन और सीरिया के सिस्टम एक है। यहाँ पे ये सुन्नी थे, और इनके जो बाथिस्ट ग्रुप है वो भी ज्यादातर सुन्नी था।
सीरिया में एक जरा सी तब्दीली है, वो ये कि जो रूलिंग एलीट है वो अलवी है, यानी एक किस्म का शियाज का एक वेरिएंट है वो, जिसको बशर अल असद खुद, इनके वालिद हाफिज अल असद और जो फौज के लोग हैं वो, हालांकि ये लोग मजहब को अपना आईन नहीं मानते, लेकिन बहरहाल ये है। अब है ये कि आप देखिए कि इराक में हमला किया 3 तारीख को 2003 में हमला हुआ है इराक पे। अभी कितने साल गुजर गए भाई, कंट्रोल में है इराक, यानी 10 साल तक अमेरिकी फौजों ने ऑक्यूपाई किया और कंट्रोल कर पाए इराक को। इराक में आखिर में उनको जाना पड़ा और गए। बिल्कुल इसी तरीके से ये यहाँ पे अफगानिस्तान में तो खैर 20 साल रहे, लेकिन इन दोनों जगह अमेरिकन बूट्स एंड ऑल, यानी बाकायदा विद बूट्स अपने आर्मामेंट्स के साथ उतरे थे इन 2 जगह, और वहां क्या हाल हुआ आपने देख लिया। मेरे बिल्कुल ये समझ के बाहर था कि ये 2 मुल्क जो कि अमेरिका ने ऑक्यूपाई किए और जिसमें दुनिया भर के असलहे ला के भर दिए गए, उनको तो कंट्रोल कर नहीं पाए भाई। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, यानी बाहर से लोग एक प्रॉक्सी वॉर से कैसे एक ऐसे मजबूत लीडर को डिसलॉज किया जाएगा, ये सवाल था। कोई ये सवाल करता ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका की कुव्वत इतनी थी कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन स्क्रीन पे आई, गेट आउट ऑफ द वे असद। अब बताइए, अब मैं कह रहा हूं भाई तुम कहते रही हो, अगर तुम्हारे पास इतनी कुव्वत होती तो हटा दिया होता, लेकिन तुमने तो इराक में भी ऑक्यूपाई किया, 10 साल तक वहां रहे, 20 साल तक तुम अफगानिस्तान में रहे, तो यहां तुम क्रॉस बॉर्डर प्रॉक्सी वॉर से इसको खत्म कर दोगी, ये मेरे समझ में नहीं आता। मैंने तस्वीरें देखी थी, तस्वीरें ये देखी थी कि ये इस वक्त जो लॉयड ऑस्टिन साहब डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इनके सुपुर्द एक काम दिया गया था कि वो उन रेबल्स को ट्रेन करें जो कि बशार अल असद के खिलाफ हों, यानी लिबरल, जो मॉडरेट हों, यानी ये नहीं हो कि हम टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, तो हम मॉडरेट्स को ट्रेन करेंगे और ट्रेन करेंगे असद के खिलाफ। वो क्यों? क्योंकि असद अपने लोगों को सताता है, लिहाजा हम हैं वहां मौजूद। तो लॉयड ऑस्टिन साहब को कोई 5,000 मिलियन डॉलर्स कुछ ऐसा दिया गया कि आप ये करें। उसके बाद उसका जो हाल हुआ वो मैंने देखा, एक सेनेट की फॉरेन अफेयर्स की हियरिंग थी सेनेट की, उसमें लॉयड ऑस्टिन साहब बैठे हुए थे और सवाल किए जा रहे थे। कहा कि साहब आपको तो इतने पैसे दिए गए कि आप ट्रेन करके उसको बिल्कुल गिरा देंगे बशार अल असद को, लेकिन सुना ये गया है कि आपने जिन लोगों को ट्रेन किया वो आपके असलहे लेके आप ही के दुश्मनों में जाके शामिल हो गए, वो जमातुल नुसरा के साथ जाके मिल गए। ये क्या? ये बताइए ऑस्टिन साहब, ये सवाल किया जा रहा था हाउस में, ये बताइए कि इस वक्त आपके ट्रेन किए हुए कितने लोग लड़ रहे हैं? तो खामोश। अरे बताइए ना हुजूर। तो उन्होंने कहा 4 और 5, यानी हंसते हंसते, यानी हंसने की बात थी। एक लतीफा था, एक चुटकुला था कि एक इतनी बड़ी पावर एक लोगों को ट्रेन करेगी, उनमें से 4-5 लड़ रहे हैं कई एक ओवर ईयर की ट्रेनिंग के बाद। ये हाल थी। तो बिल्कुल साफ था कि इसमें सऊदी अरेबिया भी थे, तुर्की का भी कुछ हिस्सा था, कतर का भी थोड़ा सा हिस्सा था, अमेरिकन बाकायदा डायरेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे ये होगा नहीं।
तुमने तो 2 साल 20 साल वहां रहे, 10 साल यहाँ रहे, इसको तुम कैसे गिरा लोगे? तो नकवी एक सिंपल सी साहब, बात थी, हाँ हाँ, तो नकवी सिंपल साहब सी बात थी। इसमें 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 एक बात, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, इसमें एक बात जो सामने आती है वो ये कि ये या तो मीडिया हाइप से जंग लड़ते हैं, या इनके पास ग्राउंड की इंफॉर्मेशन नहीं होती। जी जैसे इराक के बारे में उन्होंने आने के फौरन बाद फौज को, पुलिस को डिसमेंटल किया और उसके बाद संभालना मुश्किल हो गया। क्या बिल्कुल टेबल पे बैठ करके प्लान बनाते हैं, ग्राउंड का कुछ भी पता नहीं होता। इतने आम तौर पे अमेरिकन के बारे में एक बात समझी जाती है कि बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं। जब तक अमेरिकन का उनका प्रेसिडेंट किसी मुल्क में नहीं जाता, उस मुल्क का नाम भी नहीं जानते। जिस मुल्क में उनकी फौज नहीं जाती, उस मुल्क का नाम उन्हें मालूम नहीं होता। तो इस किस्म के इग्नोरेंस के साथ एक सुपर पावर अपने आप को समझने वाली ताकत मुल्कों में जाकर के जो चाहे तबाही का प्लान बनाए, लेकिन बात तो फिर वहीं आएगी कि जो ग्राउंड रियलिटी होंगी उसी हिसाब से नतीजा आएगा। क्या आपको क्या लगता है कि यानी सिर्फ हाइप के जरिए चलना देखिए, चाहते ऐसा हैं? है, एक तो हाइप की बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और दूसरी बात ये है कि ग्राउंड, इनके पास दौलत इतनी ज्यादा है कि गलती करने का जो खमियाजा है वो भुगतने की सकत है। यानी जो कि 1 रुपए में जो काम हो सकता है वो ये 1 लाख रुपए में करने की सकत ये रखते हैं। और उसके बाद भी, क्योंकि महज दौलत से विक्ट्री नहीं आती, ऑक्यूपेशन कामयाब नहीं होता। 2-3 जगह मैं आपको बता चुका हूं, रिपीट ना करूंगा। इसी वजह से अब देखिए दुनिया बदल गई। यानी कहां 2011 में जब अब्दुल्ला वापस आए थे, किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया वापस आए थे जर्मनी के अस्पताल में अपना इलाज कराने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि अब इसको पहले असद को खत्म करो और फिर कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक, यानी ईरान को। अब दुनिया 2011 से अब तक कहां पहुंच गई है? अच्छा, ये इसमें इसमें देखिए। इसमें नकवी साहब एक बात जो समझ में आती है, वो तो ठीक है, आपने कहा कि जो काम 1 रुपए से हो सकता है उसके लिए 1 लाख रुपए भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, वो खर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन मुल्कों को तबाह कर दिया जाता है ना अपने उस प्लान में। जी जी जी, मुल्कों ये की तो है, तबाही, मुल्कों ये के है, अवाम। ये है, ये तो है। अब पहले इसको जरा सा हम खत्म कर लें। जी जी जी। मामला अब ये यहां तक आ गया है कि वही सऊदी अरेबिया जो कि अलेप्पो में खुद जाके मोहम्मद बिन सुल्तान बैठ के डायरेक्ट कर रहे थे ऑपरेशंस को, कि अलेप्पो में काम ये इनकी फौजें, बशार अल असद की फौजें नाकामयाब हो जाएं। अब वही मीटिंग कर रहे हैं और उनकी समझ में ये बात आ गई कि भाई उधर रकीब, इधर हम बुलाए जाते हैं कि दाना डाल के मुर्गे लड़ाए जाते हैं, हम वो मुर्गा ना बने जिनको कि ये लोग लड़ाते हैं। ये बात समझ में उनके आ गई और वो धीरे 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 चीन ने और उसमें ये इसके ओमान ने और इराक ने, इन लोगों ने बीच में रोल प्ले किया और ईरान और सऊदी अरेबिया का समझौता हो गया। उस समझौते से इतने समझौते होते गए। देखिए, मैं एक बात कहता रहता हूं कि जिस तरह से कि सारायेवो में 2012 में एक सर्ब नेशनलिस्ट ने एक ड्यूक फर्डिनेंड को ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर के उसको असैसिनेट कर दिया था। उससे पूरा, यानी तमाम अलायंसेस वर्ल्ड वॉर के पहले की खुल गई और लड़ाई हो गई और वो वर्ल्ड वॉर 1 कहलाई। इसी तरह से अमन का भी यही तरीका होता है कि जो खास 2 दुश्मन हैं उनको आपने जब मिला दिया, उनकी समझ में आ गया कि भाई अभी तक हम गलत राह पे थे, तो उसके जो सब्सिडरी और ऑक्सिलरी जो मामले हैं, जिसमें कि इस वक्त ये बशार अल असद का है, जो पूरी जंग खत्म होने वाली है, हो रही है इसमें यमन में,
ये सब उसी की देन है। और इसमें चीन को की तारीफ करना पड़ेगी, लेकिन बीच में और लोग भी हैं। और खुद देखिए, एक हमारी रिवाइज ओपिनियन करना पड़ेगी मोहम्मद बिन सलमान। ये वही हैं जो कि अदनान खशोगी के मर्डर में फंसे हुए थे। ये वही हैं जिनके खिलाफ सारी दुनिया आवाजें उठाती थी। लेकिन इनका एक विजन भी है, और वो विजन ये है कि ये महज तेल से हटके अपने मुल्क को डेवलप करें, एक मॉडर्न स्टेट बनाएं, और गिरफ्त में न रहें महज अमेरिका के, बल्कि अपना रूम फॉर मनूवर एक्सपैंड करें। उनसे दुश्मनी भी न लें, लेकिन यह है कि उनके गिरफ्त में ना रहें। ये उनकी सोच है। यही सोच उनको ईरान के खिलाफ लाई। ईरान, अच्छा ईरान में मामला क्या है, ये समखानी साहब जो हैं, ये देखिए कहां कहां की बात पहुंचती है। ये वही हैं जो कि हाशमी रफसंजानी, प्रेसिडेंट हाशमी रफसंजानी के बहुत करीब थे। उन दिनों में मैं ईरान में था। मैंने कहा हाशमी रफसंजानी का व्यू ऑफ सऊदी अरेबिया और लोगों से मुख्तलिफ था। वो जरा बिजनेस वगैरह में ज्यादा थे, और लिहाजा उनका रवैया भी अलग था। उनका ये कहना था कि अगर आपको इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा डालोगे, जो इस वक्त रूलिंग एलीट है सऊदी अरेबिया की, तो वहाबी चर्च जो है, वहाबी एलिमेंट्स जो हैं, वो फिर बरसर इख्तिदार हो जाएंगे और उनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। वो हमेशा ये समझते थे कि जो अभी रूलिंग एलीट है, इसी से कोई समझौता करो। अब देखिए आखिर में समखानी साहब, जो कि उन्होंने बिल्कुल, और ये बहुत करीब से रफसंजानी के, उन्हीं ने इसको निगोशिएट किया चीन के साथ, ओमान के साथ, इराक के साथ। इसको नेविगेट करके एक समझौते को ये लेके आए हैं। अब हालत ये है कि जनाब ये सीरिया अब लाया जा रहा है दोबारा अरब लीग में। ये एक बहुत बड़ी विंडिकेशन है उस डिप्लोमेसी की, जिसमें कि अब सऊदी अरेबिया ने जो रास्ता अब लिया है। अच्छा नकवी साहब, इससे पहले कि मैं सूडान पर आऊं, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन मैं एक चीज याद दिलाता हूं। अभी अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू ने एक बयान दिया है कि सऊदी अरब को यह होशियार हो जाना चाहिए, वार्निंग दी है कि जो भी ईरान के साथ होता है वो तबाह हो जाता है। देख लो लेबनान को, इराक को, सीरिया को, यमन को। यानी उन्होंने एक तरह से धमकी भी दी और एक तरह से उन्हें लालच भी दिया कि आप अगर ईरान के साथ जाओगे तो ऐसे तबाह हो जाओगे। आपने एक बात कही कि सऊदी अरब अब ये समझ गए कि हम मुर्गा ना बने, उनकी तरह से उनके इशारे पर ना चलें। तो अब भी ये कोशिश जारी रहेगी क्या, या कोई ऐसी साजिश या कोई ऐसा प्लान, या आमतौर पर जो फॉल्स फ्लैग करके टेरर हमले भी करा दिए जाते हैं आज के जमाने में, तो क्या कोई फिर से ट्रैक से उतारने की कोई कोशिश कामयाब हो सकेगी? गांधी साहब, ये तो हर समझदार आदमी जानता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स लीनियर नहीं होते। समझौते हो गए हैं। अगर आपस में दो में समझौते हुए हैं, तो उन समझौतों में कोई तीसरा चौथा ऐसा भी है जो कि नाखुश है, और जो नाखुश है वो क्या कुछ नहीं करेगा कि ये समझौते जो हैं ये किसी हद तक नाकामयाब हों। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। लेकिन इसके अंदर मोमेंटम इतना ज्यादा आ गया है कि मेरे ख्याल में अब इनके रिवर्स होने में, लेकिन देखिए वो जो आप बात कह रहे हैं, वो शरारतें जारी हैं कि अभी यमन की जंग खत्म होने को है कि रेड सी के दूसरे तरफ, भाई रेड सी के एक तरफ यमन से जंग चल रही थी, अब रेड सी के दूसरे तरफ सूडान में आपने दो, एक जनरल बुरहान और उनके नीचे जो उनके डेप्यूटी थे उनको खड़ा कर दिया है एक दूसरे के खिलाफ। एक के पास पैरामिलिट्री है और दूसरे के पास फौजें हैं, तोप है, बंदूक है, हवाई जहाज है,
और तमाम चीजें, वो दोनों लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं साहब, ये अभी तक समझ में नहीं आया कि साहब डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए, इसके बारे में लड़ रहे हैं। जो डेगालो, मैं नाम जरा सही कर दीजिएगा, जी जो जी जी। कि जो दूसरे जो पैरामिलिट्री पैरामिलिट्री के हेड हैं, जी जी। पैरामिलिट्री के जो हेड हैं, ये वही हजरत हैं जिन्होंने जाके दारफोर में, अगर अब से कोई 4-5 साल पहले दारफोर में जो कत्ल गारतगरी हुई थी, उसमें ये बहुत आगे आगे थे, यही हजरत। जी जी। दारफोर क्या था? दारफोर आपको याद है कि बुश के जमाने में, प्रेसिडेंट बुश के जमाने में, वो एक एक यानी दुनिया में उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम, द वर्ल्ड्स बेस्ट, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये बुश के अल्फाज हैं। किसके? हम्म दर के बारे में। हम्म। दर क्या है? दर कहते हैं दरवाजे को, आप भी जानते हैं, हम जी भी जी जी, जानते हैं, बिल्कुल आपके बिल्कुल। सामने भी जानते। यस। फॉर एक एक ट्राइब है और उसकी एक छोटी सी किंगडम थी, जिसका कि रुतबा इतना था कि वहां की चादर मक्का मुअज्जमा में ऑटमन चादर से पहले चढ़ाई जाती थी। ये हम्म। ये है। और जी। उस लेकिन किसी वजह से वहां पे एक एक खलिश पैदा की गई उन लोगों में जो कि सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और वो जो कि नोमैडिक हैं, यानी जो घोड़े पे, जंजवीद वही उसी को कहते हैं जो कि घुड़सवारी करके लोगों की डकैती करता फिरे, हम्म जंजवीद। तो हम्म वहां पे इन्होंने ये हिस्सा लिया। वो मामला खत्म हुआ, खत्म होके वो पूरा गिर के आया साउथ सूडान में। साउथ सूडान में तेल था, यहाँ के आसपास तेल, देखिए जहां ये झगड़े हैं वहां कहीं ना कहीं तेल है। अच्छा, हम्म। अब यहाँ झगड़े जो कराए जा रहे हैं उसमें पहलू ये देखने वाला है कि अभी एक आग ठंडी हुई नहीं है। कौन सी? यमन वाली। यमन। आपने, क्योंकि जब तक दुनिया में असलहे के बाजार खुले हुए हैं, बहुत बड़ी ताकतें ऐसी हैं जो कि कहीं अमन और पूरी तरह से आ जाए, इसके लिए ये उनके लिए मुजिर है, उनके इक्तिसादी कामयाबी और के लिए मुजिर है। इसलिए देखिए, ये दुकान खुली, बंद हुई, और ये दूसरी इन्होंने खोल दी। अब ये देखिए कहां तक जाती है। अच्छा अच्छा, अब ये जो इसमें दुकान इजिप्ट दूसरी, कभी, ये जो दूसरी दुकान खुली, इसके बैकग्राउंड में 2020 का अब्राहम अकॉर्ड है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं, जी जिसमें के यूएई, बहरेन और उसके बाद सूडान और मोरक्को, उन्होंने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए। और ऐसे वक्त में जब वहां फौजी सरबराह हुकूमत कर रहा था, तो इस वक्त में क्या इसका कोई इजराइल और अमेरिका का और क्या कुछ क्या एंगल है चीजें समझने का? क्योंकि सूडान को आमतौर पर एक गरीब मुल्क, एक नादार मुल्क के तौर पर दुनिया जानती है, और जंग एक महंगा काम है। इस महंगे काम के लिए यानी उस मुल्क से पैसा भी तो बाहर जाए, हथियार बेचने वालों को क्या बगैर पैसे के हथियार आ जाएगा? क्या कुछ है? आमतौर पर सूडान को एक गरीब मुल्क जाना जाता है, जंग कैसे लड़ी जाएगी, पैसा कहां से आएगा? ऐसा हुआ है कि ये जो अभी जंग शुरू हुई है सूडान में, और जिसके कि खत्म होने के अभी सामने है क्या? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो एंथनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने किससे गुजारिश की कि इसको खत्म करवाओ? पहले सऊदी अरेबिया और फिर जीसीसी कंट्रीज से। यानी देखो, हमारे खेल से दूर ना, तो ये देखो ये है, इसको तुम ही लोग संभाल सकते हो। एक तो ये पहलू। दूसरा ये कहा जा रहा है कि बुरहान साहब जो कि फौज के, जो मिलिट्री के कमांडर हैं इस वक्त, जो कि असल में अगर कहीं जंग हो गई तो वही जीतेंगे, उनसे कहा जा रहा है कि तुम देखो, इसराइल से मिले रहो, इसराइल से अपनी दोस्ती करो। ये बाकायदा स्टेटमेंट्स आए हैं व्हाइट हाउस से। और ये क्यों? इसलिए कि जो आपने एब्राहम अकॉर्ड्स की बात की,
और जिन ममालिक ने, जिन अरब ममालिक ने एब्राहम अकॉर्ड्स इनकी सीरिया के इजराइल के साथ साइन कर लिए थे, ये उस वक्त साइन हुए थे जबकि यूक्रेन नहीं शुरू हुआ था। यूक्रेन का खुलना एक कयामत है, क्योंकि वो पूरा झगड़ा है वर्ल्ड, रिन्यूड वर्ल्ड ऑर्डर, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो पहले ये जो इन लोगों ने समझौते एब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिए, ये पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर हेजेमोनिक, जिसमें अमेरिका नूमेरो उनो सबसे पहला था, अव्वल था, तब के ये साइन किए हुए हैं। अब आप देखिएगा एक एक करके ये रद्द होंगे, ये अब नहीं चलने वाले। लेकिन अब है कि भाई फिर इसराइल का हम लोग क्या करें, किसी ना किसी तरह के तो उसको चेप के, उसमें च्युइंग गम लगा के किसी तरह उसके जो लीकेजेस है उनको रोकना। बस अब ये है कि भाई आप लोग सब हजरात जितना भी अरब ममालिक हैं वो इसराइल को न छोड़िए, क्योंकि अगर इसराइल से आप लोग हट गए तो एक अजीब मरहला है अमेरिका के लिए, और वो मरहला और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अच्छा नकवी साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप क्या सोचते हैं कि एक असेसमेंट है, कुछ लोगों का कहना है कि अब चूंकि सऊदी अरब के ईरान से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और इस बीच में ईरान की लीडरशिप ने मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं से बात करके फिलिस्तीन की सपोर्ट और इसराइल की मुखालिफत में मुस्लिम मुल्कों को मुत्तहिद होने की बात कही है। इस दरमियान क्या सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात के साथ साथ इसराइल से भी ताल्लुकात बढ़ाएगा या अब रुक जाएगा? यानी वो अगर उसके पास दो चॉइस हों कि ईरान या इसराइल, तो क्या ईरान के साथ रहेगा? ईरान से नई दोस्ती है, इसराइल से रिश्ते। अब ये इनमें से दोनों, मेरे ख्याल में ये जो नई दोस्ती होती है उसमें रविश होती है, उसमें एक एक वलवला होता है। तो ये उधर ये है, यहाँ एक गोया आदतन एक रिश्ता था, अब उसको किस तरह से निभाया जाए ये सोच रहे होंगे, क्योंकि इसराइल की हालत इस वक्त बहुत अच्छी, अकेला आइसोलेशन में है। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस सब का लुबाब यह है कि इसराइल वहीं रहेगा जहां है, लेकिन ये बदल जाएगा और ये सब एक और सबके काम आएगा। बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास है, बड़ा हुनर उनके पास है, तो वो ये सब अरब मुल्कों, मुस्लिम ममालिक के साथ मिल के रहना। भाई अगर तुम इब्राहिम अकॉर्ड कर रहे हो कि एक ही नस्ल से तुम हो, तो एक उसका पहलू ये भी तो है कि तुम सब मिलके रहो साथ। ये जरूरी थोड़ी कि आप एक एक को पिक करें कि हम उसको अपने इब्राहिम अकॉर्ड में ले लेते हैं और ढिमका हमारे खिलाफ है, ऐसे नहीं। अब आप अरब दुनिया में आप जब आए थे तो दुनिया दूसरी थी, अब दुनिया दूसरी हो रही है, लिहाजा आप अपने आप को नए तरीके से इस अरब दुनिया में ढालिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है और ये समझदार लोग हैं, यही करेंगे। अच्छा, इस बीच में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, उन्होंने दो तीन बातें कही हैं कल परसों के बीच में। एक तो ये कि अब इजराइल को कई तरफ से एक साथ जंग होने के खतरे का सामना करना है, यानी पिछले दिनों जो तीन तरफ से हमले हुए, रॉकेट हमले, उसकी तरफ उनका इशारा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अमेरिका को इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए, अमेरिका की सपोर्ट उन्होंने मांगी है। एक बात और कही है जो पहली बार गालिबन ऐसे फिगर्स के साथ कही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह को 700 करोड़ डॉलर हर साल देता है, इसी तरह से हमास को इतने करोड़ देता है, सीरिया की हुकूमत को इतने देता है, यानी वो करोड़ों डॉलर के हिसाब से उन्होंने फिगर्स बताई हैं। मैं इराक के मिलिशिया के उनके मुताबिक, मैं यमन के हूथियों के। तो क्या इस तरह से फिगर्स, अगर वो सच भी हैं या गलत हैं, ऐसे हालात में
क्या वो जो न्यूक्लियर डील बीच में अटकी हुई है, जिसके कामयाब होने पर ईरान को अरबों डॉलर जो दुनिया में फंसे हुए हैं वो मिलने वाले हैं, क्या उससे रोकने के लिए ये फिगर्स वगैरह सब पब्लिक की जा रही हैं उनके मुताबिक? क्या क्या कुछ आप कैसे देख रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनकी की खुद गुंजाइश इजराइल में कम है। ये खुद इनका कोई रुतबा इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, लिहाजा इनको बहुत ज्यादा संजीदगी से न लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर एक दो चीजें मैं आपको इशारतन बता दूं कि दो जगह हैं जहां पे कि जो पुराना आईन था लेबनान का, अब वो चलता नहीं दिखाई दे रहा है। और वहां एक डिबेट शुरू हुआ है कि ये जो कि मैरोनाइट्स की इतनी सीटें, सुन्नियों की इतनी, शियों की इतनी, और दुरूज की इतनी, और इनके सबके अलग अलग ओहदे, ये जो था ये एक दकियानूसी सिस्टम था, ये चलेगा नहीं मॉडर्न वर्ल्ड में। इसलिए इसको रिवाइव करने के लिए एक नया आईन बनाया जाए, और मेरे ख्याल में इसमें हसन नसरुल्लाह वगैरह, ये इन लोगों की सबकी किसी हद तक सपोर्ट हासिल होगी इस किस्म के चेंज की। दूसरा एक मुअम्मा है हमारे अब आपके सामने, जिसका कि कोई तस्करा नहीं करता। एक मुल्क वहां ऐसा है जहां की 70 to 80% पॉपुलेशन वो ऑपोजिशन मानी जाती है, और उस मुल्क का नाम है बहरीन। बहरीन में वहां पे भी तकरीबन एक फेल्टमन नाम के एक अमेरिकन ऑफिसर थे, जिन्होंने तकरीबन ये तय कर लिया था कि जो क्राउन प्रिंस सलमान हैं उनका, इस यहाँ की जो पार्टी का नाम है वफा, वफा कुछ ऐसा नाम वफाक, जी जी जी। है जी, हाँ। तो उनसे कुछ समझौता हो जाए। लेकिन उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब वहां के हयात थे, जो कि प्रिंस नएद, जो नएफ थे सऊदी अरेबिया के, उनके बहुत यानी बहुत हार्ड लाइनर्स थे ये लोग। उन्होंने उसको रद्द कर दिया था, अब वो है नहीं। आप ये भी देखिएगा कि धीरे 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 फोकस इधर भी आएगा। तो इस वक्त लेबनान का कॉन्स्टिट्यूशन और बहरीन का कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों अब पैमाने में हैं कि इनको अब किधर किस तरफ ये जाएं, क्योंकि बहुत रैपिडली दुनिया बदली है, और खासकर वेस्ट एशिया में। तो यानी यानी आप इसको सऊदी अरब जो में जो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान वहां के क्राउन प्रिंस हैं, एक तरह से डिफेक्टो रूलर वही हैं, तो उस इनके दौर में आप कोई बड़ी तब्दीलियां एक तरह से महसूस कर रहे हैं कि बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं? वो विजन 2030 का भी जिक्र बार बार होता है वहां पर, और उन्होंने नियोम एक बड़ा शहर बनाया है, बहुत जी सी जी जी तब्दीलियां आ रही जी हैं। जी जी। और अब जो उमरा की जियारत वो होती थी वीजा, अब उसके बारे में कहा जाता है कि उसे टूरिस्ट वीजा में बदल दिया गया है। उमरा वीजा की हद होती थी जद्दा, मक्का और मदीना, अब मुल्क भर में आप जा सकते हैं। ये आसानी उन्होंने की है दुनिया भर के आने वालों को। तो इन हालात में अगर आखिर में समअप करने के लिए आपसे कहा जाए तो इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जाएगी, क्या होगा? क्या एक तरफ पूरी तरह से मायूसी हो जाएगी, या एडजस्टमेंट करके सब लोग बराबर चलेंगे? अगर आप वेस्ट एशिया की तरफ देखें तो बिल्कुल एक एक नई रविश, एक नया डायरेक्शन ऑलरेडी है जो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बरक्स खुद यूक्रेन में अगर आप जाके देखिए तो वहां दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो यह है कि अब इनके पास असलहे नहीं आ रहे कीव के पास, लेकिन अभी हाल में सोल्टनबर्ग साहब जो कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल, वो अभी अभी गए हैं, और सुना गया है, अब ये सुना गया है कि भाई F-16 भी आ जाएंगे और दुनिया भर के हथियार दिए जाएंगे। अभी तक तो नहीं दे रहे थे, वो क्यों नहीं दे रहे थे, अब एकदम से क्यों दिए जाएंगे? बहरहाल ये कि अभी मरहला यूक्रेन का एक दफा फिर, जिसको कि वो लोग स्प्रिंग ऑफेंसिव कह रहे हैं, वो स्प्रिंग ऑफेंसिव क्या होगा
वो देखने के काबिल। तो यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खेल की रविश ये है कि जो कि एक तरफ देखिए हेजेमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर रही है, वो वापस आएगा नहीं, ये तो मैं कह सकता हूं। लेकिन एक मल्टीपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई है, आ रही है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी आखिरी झटके यूक्रेन में कहां किस तरफ जाएंगे ये देखने के काबिल है, और वो उस तशवीशनाक भी हो सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने सफर में रहते हुए भी वक्त निकाला हमारे लिए, उसके हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक, हमारे देखने वाले आपके इंटरव्यू का बाकायदा इंतजार करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं लोग बाकायदा कि हम नकवी साहब के लिए बाकायदा इंतजार करते हैं। कुछ लोग तो मशवरा देते हैं कि हफ्ते में 2 बार करें, या कुछ लोग कहते हैं 1 घंटे का करें। तो ये बहरहाल आपसे बहुत इंफॉर्मेशन, तजर्बे, ये सब मिलते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।